Hello dear students. Today I will talk you pure line selection. Yeah, Shuddh Vanskram chain. It is one of the breeding method of self-pollinated crops. So pure line theory. Before going to the pure line selection, आपको pure line theory पता होनी चाहिए. Pure line theory 1903 में जोहानसन के द्वारा दी गई. वो एक डैनिश बॉटनिस्ट थे और बायोलॉजिस्ट थे. जबकि कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन जो था वो मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में ली कॉटर, शेरिफ, हैलेट और मेलबोर्न के द्वारा 1840 से 1860 के बीच में दिया गया. जबकि जेनेटिक बेसिस ऑफ जो प्योर लाइन है वो जोहानसन ने एक्सप्लेन किया 1903 में. प्योर लाइन इन्होंने प्रिंसेस वैरायटी फेसियोलरिस वल्गैरिस की मीन टू से कॉमन बीन की जो प्रिंसेस वैरायटी थी उसमें काम करते वक्त पता की. ये एक पिक है प्रिंसेस वैरायटी का कॉमन बीन का. सो प्योर लैंड थ्योरी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर गोइंग टू दैट व्हेन वी नो अबाउट द जेनेटिक बेसिस ऑफ द प्योर लैंड. प्योर लैंड में जो सभी पौधे होते हैं वो सब में एक्सेप्ट जीनोटाइप होता है और वो ट्रू ब्रीडिंग होते हैं. प्योर लाइन्स जो होते हैं वो होमोजाइगस और होमोजीनियस पॉपुलेशन होते हैं. इसकी वजह से उनका जो जेनेटिक बेस होता है वो नैरो होता है और एडेप्टेबिलिटी उसकी कम होती है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन और उसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है. इसी कारण से जो प्योर लाइन्स होते हैं वो कोई भी नए पैथोजन की रेसेस से तुरंत अटैक हो जाते हैं और उनमें बीमारी जल्दी आ सकती है. प्योर लाइन सिलेक्शन जो होता है इफेक्टिव नहीं होता है यदि उस पर हम सिलेक्शन करते हैं क्योंकि उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है. सो नाउ इन दिस स्लाइड सबसे पहले प्रिंसेस बीन की कमर्शियल सीड लॉट में जो हैंसन ने सैंपल्स लिए और उन्होंने उसमें से 19 डिफरेंट लाइंस निकाले. ये जो लाइंस आपको दिख रही है 19 डिफरेंट लाइंस निकाले सीड बेसिस के वेट के बेसिस पे. तो जो लाइन नंबर 1 था उसका बड़ा सीड वेट था और उसका मीन सीड वेट 640 मिलीग्राम था. साइमल्टेनियसली लाइन नंबर 13 450 मिलीग्राम सीड वेट था मीन सीड वेट और लाइन नंबर जो 19 था वो मिनिमम था 350 मिलीग्राम सीड वेट था. जो सीड के जो वेरियस साइज थे वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और उस सीड वेट के बेसिस पे ही प्योर लाइन थ्योरी स्टडी की गई. सबसे पहले लाइन जो उन्होंने 640 नंबर की 640 मीन सीड वेट के लिए उस पे उन्होंने सिलेक्शन किया. उनमें से प्रोजेनी रूल्स में से उन्होंने देखा कि बड़े बीज कितने हैं और छोटे बीज का साइज क्या है. तो दो लार्जर सीड और स्मॉलर सीड लिए और उसको 6 जनरेशन तक उगाते रहे और हर बार ये ध्यान देते रहे कि जो लार्जेस्ट सीड है उनमें से लार्जेस्ट सीड ही वो लेते रहे. स्मॉलेस्ट सीड्स वाले में से स्मॉलेस्ट सीड आता रहा. अंत में जब वो देखते हैं तो मेन सीड वेट जो आ रहा था उन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है. एक का 680 मिलीग्राम मेन सीड वेट है और एक का 690. जबकि लाइन नंबर 13 को हम देखते हैं तो इसको सीड वेट क्लासेस में बांटा गया और सीड जो क्लासीफाई हुआ उसको 100 mg क्लासेस में बांटा गया जैसे 200, 300, 400, 500. उनकी प्रोजेनी रोज लगाई गई और उनकी प्रोजेनी रोज के बाद जो मीन सीड वेट उसमें आता है 475, 450, 454, 458 ये सीड वेट उन्होंने प्राप्त किए. तो यहाँ पे इसको और डिटेल में आपको समझना पड़ेगा कि जोहानसन ने वही वर्क किया. सबसे पहले सेलेक्ट किए सीड्स को ग्रो किया इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी जिनकी साइजेस अलग अलग थी. लार्जेस्ट सीड लिए लार्जेस्ट प्रोजेनी से, स्मॉल सीड लिए स्मॉल प्रोजेनी से, कमर्शियल सीड लॉट से. तो बीन वैरायटी है बेसिकली वो सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है.
और इसमें जो वेरिएशन मिल रहा था कमर्शियल सीड लॉट में, वो स्टडी करना था। जोहानसन ने आपको मैंने 19 लाइन्स के बारे में बताया, इस तरीके से वो सीड साइज विदिन अ लाइन शोड सम वेरिएशन। जो लाइन में हमने सीड साइज लगाया वहाँ पे कुछ वेरिएशन आ रहा था, विच विल बी स्मॉलर देन द प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कमर्शियल सीड लॉट। जो कि कमर्शियल सीड लॉट में जब लगाते थे तो वहाँ वेरिएशन ज़्यादा था, लेकिन विद इन द लाइन वेरिएशन यहाँ पे कम आ रहा था। क्यों आ रहा था कम? क्योंकि ऑलरेडी वो 19 कंपोनेंट लाइन्स में डिवाइड हो चुकी थी। जोहानसन ने पोस्टुलेट किया कि जो ओरिजिनल सीड लॉट जो हमने प्रिंसेस वैरायटी का लिया था, वो प्योर लाइन्स का मिक्स किया था, और जब वो कंपोनेंट लाइन्स में विभक्त हुआ तो वहाँ पे प्योरिटी मेंटेन हो गई। दस ईच ऑफ द 19 लाइन जो रिप्रेजेंट करते हैं वो प्योर लाइन करते हैं। वहाँ पे जो वेरिएशन आ रहा था वो नॉन हेरिटेबल है एंड ड्यू टू इन्वायरमेंट। मतलब हमको जो वेरिएशन प्योर लाइन में दिखता है वो जेनेटिक नहीं होता है, वो खाद, पानी, हवा, इनके इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से कम या ज़्यादा होता है। जोहानसन ने क्लासिफाई किया प्योर लाइन सीड्स को इनटू 100 एमजी क्लासेस, जो लाइन नंबर 13 की क्लासेस को किया था और उसको सेपरेट किया। डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है। तो सभी प्योर लाइन्स में से largest and smallest seeds to rise in the next generation and grow again and again till 6 years. And selection for 6 year will be ineffective. और छठवें साल तक भी जो सिलेक्शन अगर हम उस पर करते हैं तो वो प्रभावी नहीं होता है। तो फाइनली जो सिलेक्शन विद इन द प्योर लाइन वाज इनइफेक्टिव एंड गिव द प्योर लाइन थ्योरी। और इस तरीके से उन्होंने प्योर लाइन थ्योरी दिया कि आप प्योर लाइन में कितना भी सिलेक्शन करते रहिए, आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि प्योर लाइन में जेनेटिक वेरिएशन होता ही नहीं, मेन कारण नहीं है। यहाँ पे कुछ की फीचर्स देखते हैं। तो पहला फीचर है होमोजीनियस, मतलब समजीनियस। इट मीन टू से कि जो जीनोटाइप्स ऑफ प्योर लाइन होंगे वो होमोजीनियस होंगे, आनुवंशिक रूप से समान होंगे, और आकार के रूप से, फिनोटाइपिक रूप से भी समान होंगे। तो प्योर लाइन जो होंगे वो होमोजाइगस और होमोजीनियस होंगे। दूसरा है नॉन हेरिटेबल वेरिएशन। नॉन हेरिटेबल वेरिएशन मतलब जो वेरिएशन यदि कोई प्योर लाइन में मिलता है, बदलाव मिलता है, तो उससे वातावरण की वजह से होगा। तीसरा है हाईली यूनिफॉर्म। जो भी वैरायटी प्योर लाइन मेथड से डेवलप होगी वो बहुत ज़्यादा समान होगी, क्योंकि उसमें जेनेटिक वेरिएशन का अभाव होगा। चौथा है सिलेक्शन इज इनइफेक्टिव। अगर कोई हम उस पर वर्ण या चयन करते हैं प्योर लाइन में तो वो इनफेक्टिव होगा, क्योंकि हेरिटेबल वेरिएशन जो है उस पर, जेनेटिक वेरिएशन जो है उस पर है ही नहीं, जेनेटिकली सिमिलर है। पांचवा है नैरो एडेप्टेशन। चूंकि वो जेनेटिकली सिमिलर है, उसमें कोई डाइवर्स जीन नहीं है, इस वजह से वो एडेप्टेशन उसका कम होगा, और बहुत ही उसको स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की आवश्यकता होगी लगने के लिए, डाइवर्स इन्वायरमेंट पर नहीं लगाई जा सकती। छठवा है मोर प्रोन टू डिजीज। मोर प्रोन टू डिजीज इसलिए होगा क्योंकि जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी और नैरो जेनेटिक बेस होने की वजह से कोई भी नया पैथोजेनिक रेस डेवलप होता है तो वो उस पर आराम से अटैक कर सकता है, क्योंकि उसके पास में रेजिस्टेंस जीन है ही नहीं, ये है। और प्योर लाइन्स का आइसोलेशन, सातवां हम कह सकते हैं आइसोलेशन ऑफ प्योर लाइन्स। यदि हमारे पास में कोई हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है तो हम उसमें से प्योर लाइन को आराम से आइसोलेट कर सकते हैं प्रोजेनी टेस्टिंग करके। और आठवां हो सकता है सोर्स ऑफ वेरिएशन। यदि प्योर लाइन वैरायटी में कोई वेरिएशन आता है तो वो नेचुरली कोई आउट क्रॉसिंग की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, या कोई मैकेनिकल मिक्सचर की वजह से आ सकता है। तो दैट इज की फीचर्स। यहाँ पे आप प्योर लाइन ब्रीडिंग मेथोडोलॉजी को देखेंगे कि पहले साल में हमारे पास में बेस पॉपुलेशन कोई देसी या ओल्ड वैरायटी है, उसमें से 200 से 300 3000 पौधे हमने सेलेक्ट किए फिनोटाइप के बेसिस। दूसरे साल उसकी प्लांट की प्रोजेनीज लगाई, तो जो अच्छी प्रोजेनीज हैं उसको ग्रो करेंगे और अनडिजायरेबल को वहीं पर रिजेक्ट करते हैं। तीसरे साल में जो प्रोजेनी रो से हमको हार्वेस्ट हुआ था, सेलेक्टेड प्रोजेनी को हम पीवाईटी या प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल, ये प्राथमिक प्राथमिक उपज परीक्षण कहते हैं, उसमें हम डालेंगे
और चेक्स के साथ में कंपेरिजन करेंगे तो जो प्रोजेनीज का इंफीरियर हो उसको हटा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। फिर 4 से 6, चौथे से छठवें साल तक उसको मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रांसफर, मतलब डिफरेंट जो लोकेशंस है, ट्रैफिक लोकेशन, हाई लो या फिर हिली प्लेन्स, इस तरीके की लोकेशंस में उसको ट्रायल करेंगे और वहाँ पे उसकी फैसिलिटी चेक करेंगे। डिजीज रेजिस्टेंस भी देखा जाएगा और क्वालिटी टेस्ट भी देखा जाएगा। चेक्स के साथ में कंपेरिजन करने से जो भी लाइन्स अच्छी निकलती हैं वो 7वें साल में चेक वैरायटी के साथ चेक होने के बाद में ऐसे वैरायटी रिलीज की जा सकती है और इनका जो है सीड का मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। ये प्रोसेसिंग वही है जो आपको मैंने बताया। इन नॉट टू टॉक अगेन, एप्लीकेशंस क्या हैं कि फ्यूल लाइन जो है ब्रीडिंग एक डिजायरेबल फॉर डेवलपिंग कल्टीवर फॉर सर्टेन यूजेस। पहला है, यदि आपको मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन करना है, मशीनों से कटाई करानी है, तो आपको यूनिफॉर्म पौधे की आवश्यकता पड़ेगी ताकि मशीन उसको काट सकें। या फिर आपको ऐसा कोई वैरायटी चाहिए हो जिसका अपील बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे चमकदार वैरायटी, बड़े दानों वाली वैरायटी, ऐसी वैरायटीज आपको फ्यूलर वैरायटीज ही चाहिए होंगी। प्रोसेसिंग मार्केट प्रसंस्करण के बाजार के लिए भी आपको चाहिए कि क्लीनिंग क्वालिटीज अच्छी हो, जैसे टोमेटो में अच्छी क्लीनिंग क्वालिटी हो तो उसके लिए आपको फ्यूलर वैरायटीज चाहिए होंगी। एडवांसिंग दैट अपीयर इन अ पॉपुलेशन, जैसे कोई म्यूटेंट फ्लावर अगर हमें मिल जाता है तो वो भी है, म्यूटेंट फ्लावर भी आपको काम कर सकता है, तो ऐसे ही लाइन्स को हम आगे एडवांस कर सकते हैं और वो ऑर्नामेंटल यूजेस में आ सकती हैं। पांचवा, कोई नई जो डोमेस्टिकेटेड क्रॉप है इनमें कुछ वेरिएबिलिटी है, उसको हम प्यूरलाइन मेथड से आइसोलेट कर सकते हैं और प्यूरिफाई कर सकते हैं। एडवांटेजेस, रैपिड मेथड है, सस्ती मेथड है और आई अपील वेराइटीज़ का बड़ा अच्छा लगता है, यूनिफॉर्मिटी अच्छी होती है। ये जनरली ऐसे ट्रेड्स में होती हैं जो लो हेरिटेबल होती हैं, क्योंकि सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रोजेनिक परफॉर्मेंस। सिलेक्शन जो है वो सिर्फ प्रोजेनिक के परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है, हेरिटेबिलिटी पे नहीं होता है। तो जो बेस्ट प्योर लैंड जो होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसका जो है जेनेटिक एडवांस, आनुवांशिक अग्रिम जो है वो ज़्यादा होता है, होना चाहिए। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि यदि कोई मिक्सचर हो जाए या क्रॉसिंग हो जाए तो ये प्योरिटी डैमेज हो जाती है। नाइट्रोजेनेटिक बेस होता है, मतलब संकरा जो आनुवांशिक आधार है, अडेप्टेबिलिटी कम होती है, कोई नया जीनोटाइप हम इसे क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसको करने से जेनेटिक इरोजन हो जाता है और प्रोजेनी रूट्स लगाने के लिए आपको समय और स्थान भी ज़्यादा चाहिए है और ये मुख्यतः सेल्फ पॉलिनेटेड चीज़ नहीं किया जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेटेड में ये नहीं किया जा सकता। कुछ अचीवमेंट्स हैं इस पर, जैसे वीट में, ग्राम में, राइस में और सॉर्गम में। That is all about Pure Line selection with theory. Thank you.